आज का जो हमारा जो बूस्टर सीरीज में हम लोग करेंगे कैबिनेट मिशन। इससे पहले क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्रिप्स कैबिनेट मिशन। ठीक है, बात करें कैबिनेट मिशन भारत आती कब है। ठीक है, तो 24 मार्च, ठीक है, 1946। ठीक है, क्रिप्स का अगर पूछा जाए तो 1942। ठीक है, अगर पूछा अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। 1946 में भारत पहुंचती है। सरकारें वहां पे बदल गई होती हैं। ठीक है, सरकारें चर्चिल चुनाव हार जाते हैं और सरकारें बनती है, इटली की सरकार बनती है जो कि लेबर लेबर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और अंतरिम सरकार के मुद्दे तथा सरकार को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक नया संविधान बनाने के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर सभी दलों और समूहों के भारतीय नेताओं के साथ लंबी बातचीत भी की थी। ठीक है, कांग्रेस और लीग भारत की एकता या विभाजन के मूल मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहे कि भारत पाकिस्तान एक रहेगा। पाकिस्तान तो उस समय था नहीं, मतलब भारत का विभाजन होगा ही ना, होगा या नहीं, या फिर भारत की एकता बनी हुई रहेगी, इस मुद्दे पे नहीं पहुंच पाए। इसके कारण कैबिनेट मिशन ने संवैधानिक समस्या का संबोधित करने के लिए मई 1946 में अपनी स्वयं योजना प्रस्तुत की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने मतलब क्या किया, अपना खुद का मतलब क्या किया, इन्होंने मतलब क्या किया कि योजना को प्रस्तुत किया मई 1946 में। मार्च में ये लोग आए थे, अब मई में इन्होंने खुद का मतलब योजना दी। इस योजना में क्या था, प्रस्तावित था पाकिस्तान में बड़ी गैर मुस्लिम आबादी। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी में 38%, उत्तर पूर्व में 48% थी। जो आबादी जो थी मुस्लिम नहीं थी। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की पृथक मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन कैबिनेट ने, ठीक है, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के पृथक मांग को अस्वीकार कर दिया, से अलग से पाकिस्तान नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, सांप्रदायिक आत्मनिर्णय में हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल और पंजाब के सिख और हिंदू बहुल अंबाला और जालंधर डिवीजनों का अलगाव हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, लेकिन अलग से पाकिस्तान एक नया राज्य नहीं बनेगा। क्षेत्रीय संबंध और आर्थिक, प्रशासनिक और सशस्त्र बलों के विभाजन के मुद्दों पर पहचान की गई और इनको 3 श्रेणी बनाया गया। खंड ए में रखा गया हिंदू बहुल प्रांत, जहाँ पे मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, हिंदू बहुल थे, मतलब हिंदू यहाँ पे क्या थे, बहुसंख्यक थे। खंड बी में रखा गया, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या, ठीक है, अधिक थी। और खंड सी में रखा गया, ठीक है, ऐसे प्रांत जहां पे आप देखोगे बंगाल और ये वाला भी स्थान जो था मुस्लिम बहुल प्रांत था। हालांकि यहाँ पे बंगाल में हिंदुओं की भी संख्या ठीक ठाक थी। ठीक है, प्रांतीय, खंड और संघ स्तर पर स्थापित किए गए। रियासतें अब ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन नहीं थी। मतलब रियासतें की बात करेंगे तो उनको बोला गया तो आप तो संघ में शामिल हो जाइए, या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते थे, मतलब ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन आप नहीं हो। उत्तराधिकारी सरकार और ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। आम चुनावों के बाद प्रांतों समूह से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र थे। 10 वर्षों के बाद प्रांत समूह या संघ संविधान पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। संविधान सभा से अंतरिम सरकार का गठन किया गया, मतलब जो संविधान सभा के जो सदस्य जो चुने गए थे, उसी से मतलब क्या था, अंतरिम सरकारें बनाई गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग ने 6 जून को और कांग्रेस ने 24 जून को 1946 को योजना को मतलब क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, बाद में मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया और कांग्रेस ने भी इस योजना को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और इसी के आधार पर आप देखते हो 1946 में क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, 1946 में क्या होता है, चुनाव होता है। और चुनाव की बात करेंगे तो संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए। ठीक है, मतलब संविधान सभा में कौन लोग जाएंगे, इसके लिए आप देखोगे तो 1946 में क्या होता है, एक चुनाव होता है। ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के लिए, किसके लिए, एक चुनाव हुआ था 1937 में हुआ था प्रांतों के लिए, 1946 में ये भी एक चुनाव होता है। ठीक है, इसके लिए प्रांतों के लिए ये चुनाव हुआ था। अब 1946 में जो प्रांतों के लिए चुनाव जो होता है, इन्हीं प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य भी चुनकर आते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य किस चुनाव से चुनकर आते हैं, तो प्रांतों में जो चुनाव जो हुआ रहता है 1946 में, वहां से चुनकर आते हैं। हालांकि नेहरू के कहना था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनेगा और वेस्ट मताधिकार के आधार पर बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो इटली की सरकार जो थी, उन्होंने फिर से चुनाव करवाना, ठीक है, संविधान सभा के लिए इनकार कर दिया। उनका कहना था 1946 में जो प्रांतों के लिए जो चुनाव जो हुआ, वहीं से सदस्यों को मतलब क्या करना है, संविधान सभा में चुनकर मतलब भेजना है। इसलिए बोला जाता है, मतलब संविधान सभा में सदस्य जो चुनकर जो गए,
वो डबल फिल्ट्रेशन उनका हुआ था। आप बोलोगे सर डबल फिल्ट्रेशन क्या है? तो एक बार तो चुनाव में प्रांतों के लिए उनका चुनाव किया गया, मतलब प्रांतों से चुनाव किया गया प्रांतीय विधानसभा के लिए। अब फिर मतलब प्रांतीय विधानसभा से उनका चुनाव किसके लिए हुआ? संविधान सभा के लिए हुआ। ठीक है, तो एक बार जनता के द्वारा प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए, अब फिर संविधान सभा के द्वारा मतलब क्या होता है? ठीक है, संविधान सभा के द्वारा फिर से मतलब उनका चुनाव किया गया था। अब प्राय 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं संविधान सभा में भारत के उस समय जितने भी, ठीक है, प्रमुख नेता थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबके सब मौजूद थे। दो व्यक्ति को छोड़ के, कि जिन्ना नहीं था, डेट टाइम की बात करेंगे क्योंकि उसका भी कद काफी था मुस्लिमों के अगर हम माने तो। ठीक है, दूसरा व्यक्ति गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे। ठीक है, 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने इस बात पे बल दिया कि संविधान सभा संप्रभु है, जिसका अर्थ है प्रक्रिया नियमों को तय करेगी। ठीक है, मतलब संप्रभु कहने का मतलब है संविधान सभा किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। ठीक है, अपने निर्णय खुद ले सकती है, और संविधान सभा क्या है? संप्रभु है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है तो 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने दीर्घकालीन योजना स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त को, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि कब था? 16 अगस्त को, 16 अगस्त को। ठीक है, ये मनाया गया, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। और जब डायरेक्ट एक्शन डे जब शुरू होता है, तो सभी जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। जिन्ना भाषण दे रहा था, और भाषण देने के क्रम में ही मतलब क्या होता है, कलकत्ता में, बॉम्बे में, नोआखली में, बिहार में, गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, ध्यान रखिए क्योंकि संयुक्त प्रांत का हिस्सा था, इन जगहों पे मुख्य रूप से दंगा होने लगता है। ठीक है, सबसे भयंकर दंगा की बात करेंगे, कलकत्ता और नोआखली में भयंकर दंगे हुए थे। और नोआखली के दंगा को दबाने के लिए आप देखोगे तो गांधी जी भी वहां पे गए थे। ठीक है, और गांधी जी वहां पे आमरण अनशन वहां पे शुरू कर दी थी। ठीक है, वहां पे गांधी जी ने स्वीकार किया, एक मुस्लिम के यहाँ रहना स्वीकार किया। ठीक है, एक मुस्लिम के यहाँ रहना उन्होंने स्वीकार किया। और गांधी जी ने बोला था जब तक दंगा नहीं रुकेगी तब तक मैं अनशन से नहीं उठूंगा। गांधी जी की स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी। ठीक है, बाद में देश न्यूज़पेपर में आती थी गांधी जी की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। तो बाद में लोगों ने मतलब क्या किया, दंगा करना छोड़ दिया। तो उसी समय जब मिलने इनसे नेहरू जी, सरदार पटेल साहब और लॉर्ड माउंटबेटन गए थे, तो उन्हीं नोआखली में ही लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहा था। ठीक है, क्या बोलते हैं, वन मैन आर्मी, या फिर वन मैन बाउंड्री, ऐसे कुछ कहा था। मतलब कहने का मतलब गांधी जी मतलब अकेले जो है सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने दंगा भी रुकवा दिया। ठीक है, तो सब कुछ जो था गांधी जी के संदर्भ में ये कथन की बात कहेंगे, किनका था? लॉर्ड माउंटबेटन का। ठीक है, वन मैन आर्मी कह के उन्होंने संबोधित किया था गांधी जी को। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में। क्योंकि कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, वो किसी भी स्थिति में भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं चाहती थी, लेकिन जिन्ना जो था पाकिस्तान के बंटवारा चाहता ही था, इसीलिए उसने बांटो और छोड़ो का राजनीति अपनाते हुए, ठीक है, 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे की मतलब क्या कर दी, शुरुआत कर दी। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को शुरू में कांग्रेस ने भी नहीं अपनाया था, मुस्लिम लीग ने भी नहीं अपनाया था, लेकिन बाद में मुस्लिम और कांग्रेस ने दोनों इसको अपना लेती है। अब क्या होता है, विभाजन के साथ स्वतंत्रता। ठीक है, अब स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन किस कीमत में मिलती है? तो साथ में आपको क्या होता है, विभाजन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दो नए डोमिनियन बनाए जाते हैं, जिसका नाम था भारत और पाकिस्तान। मैं डोमिनियन शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत भले ही आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अभी भी हम लोग जो है डोमिनियन स्टेटस के तौर पे ही काम कर रहे थे। तो पूरी तरीके से स्वतंत्रता हमको कब मिलती है? 26 जनवरी 1950 को मिलती है, जब हम लोग गणतंत्र कहलाए थे। ठीक है, अभी हमारा सेना, अभी हमारा देश में क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन थे ही, जो कि ब्रिटिश सरकार का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आर्मी किसके अधीन थी? तो आर्मी गवर्नर के अधीन काम कर रही थी। पाकिस्तान का भी आर्मी गवर्नर के अधीन थी, भारत के भी आर्मी गवर्नर के स्थान गवर्नर के अधीन थी। और ये भारत के लिए मजबूरी था से भारत को पूर्ण स्वतंत्रता 1947 में ना मिले, ठीक है, डोमिनियन के तौर पे ही रखा जाए। ठीक है, ताकि इससे अच्छा क्या होता ना, इससे अच्छा ये होता, जैसे ब्रिटिश का भारत पे बहुत जगह पे रूल था। तो जब ब्रिटिश ने जब आजादी दिया, तो प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत पे जो शामिल थे, खुद ब खुद मतलब भारतीय संघ में शामिल हो गए। और नहीं, अगर पूरी तरीके से अगर आजादी अगर मिल जाती, तो भारत के साथ साथ क्या होता, जहां पे ब्रिटिश के शासन था वो राज्य भी स्वतंत्र हो जाता। तो भारत में शामिल होने से वो आनाकानी करते, इसलिए भारत को बोला गया लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह से, तो भारत को डोमिनियन ही रहने दिया जाए, पूर्ण स्वतंत्रता अभी नहीं दिया जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता बाद में देते हैं, ताकि भारत निर्माण की प्रक्रिया परिपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें मतलब की गई थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। और 26 जनवरी 1950 को सब कुछ हमारे अधीन आ गया, हमारे राष्ट्रपिता हुए। गवर्नर जनरल का पद था उसको हटा दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को सब कुछ हमारे अधीन आ गया, हमारे राष्ट्रपिता हुए। गवर्नर जनरल का पद था उसको हटा दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को सब कुछ हमारे अधीन आ गया, हमारे राष्ट्रपिता हुए। गवर्नर जनरल का पद था उसको हटा दिया गया। ठीक है,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उसमें? क्लीमेंट एटली थे, लेबर पार्टी के थे, थोड़ा उदारवादी विचारधारा को मानने वाले थे लोग थे। 20 फरवरी 1947 की घोषणा की जिसमें उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने के ब्रिटिश इरादे को क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया से अब जो है ब्रिटिश की बात करेंगे तो भारतीय उपनिवेश को छोड़ देंगे। संविधान पर भारतीय राजनेताओं की सहमति के बावजूद सत्ता हस्तांतरण के लिए 30 जून, ठीक है, 1948 की सीमा तय की गई थी। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तारीख जो था, इस दिन आजादी देने की बात की गई थी, 30 जून 1948 का, ठीक है। लेकिन देश में क्या हो रहा था, दंगा हो रहा था, और ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे अधिक थी नहीं, दंगा को संभालना उसके बस की बात थी नहीं। तो ब्रिटिश जो था वो चाहते थे जैसे तैसे हम भारत को छोड़ के चले जाओ, उसने वही किया। तारीख जो थी मुकर्रर की बात है 30 जून 1948 को थी, लेकिन वो 15 अगस्त को ही मतलब सारे कुछों को छोड़कर चले जाते, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, मतलब जो तारीख जो तय की गई थी उससे पहले दे दी गई आजादी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश के हाथों से चीजें मतलब क्या हो रही थी, निकल रही थी। ब्रिटिश भारत में किसी भी उत्तराधिकारी सरकार को सत्ता हस्तांतरित किए बिना रियासतों से संबंधित शक्तियां और दायित्व सत्ता हस्तांतरण के साथ समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड बेबल की जगह पे जगह लेंगे, ठीक है। तो आखिरी वायसराय की बात करेंगे, बेटन साहब थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और उससे पहले कौन था, बेबल था, बेबल से पहले लेनिथगो था, ठीक है। आप देखेंगे स्किल लेकर आता है, ठीक है, भारत पाकिस्तान बंटवारा होना अब तो एकदम तय हो गया, तो इसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना, या फिर इसको बोला जाता है 3 जून प्लान बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको डिक्की बट योजना भी बोलते हैं, ठीक है, डिक्की बट योजना, ठीक है। तो ये सारा नाम जो है भारत पाकिस्तान को जो बंटवारा होता है उनके द्वारा कहा रखा गया था। पंजाब और बंगाल की विधानसभा अलग अलग हिंदू और मुस्लिम समूह में विभाजन के लिए मतदान करेगी, ठीक है। अब दो जगह पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था, पंजाब और बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की भी संख्या ठीक थी और मुसलमानों की भी संख्या ठीक थी, ठीक है। पंजाब का एक हिस्सा में आप बात करोगे तो मुसलमानों की संख्या अधिक थी, तो दूसरे हिस्सा में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। तो पंजाब जो है इसे आपको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में भी सिंध वाला इलाका जो है पंजाब का ही इलाका है, ठीक है, और भारत में भी पंजाब है। बंगाल की बात करें, पाकिस्तान को भी एक बंगाल मिला पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, ठीक है, जो कि आगे चल के पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो कि पश्चिम अभी बांग्लादेश बन गया है। तो दोनों को अलग अलग बांटा गया। विधानसभाएं अलग अलग हिंदू और मुस्लिम समूहों में विभाजन के लिए मतदान करेगी। किसी भी समूह में साधारण बहुमत पर इन प्रांतों का विभाजन किया जाएगा। विभाजन की स्थिति में दो डोमिनियन बनाया जाएगा, ठीक है, मैंने अभी बोला ना पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी, दो डोमिनियन बनाया जाएगा, दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान हो गया, दो संविधान सभाएं भी बनाई जाएगी। सिंध विभाजन के बारे में अपना स्वयं का निर्णय लेगा, ठीक है, सिंध की बात करेंगे, अपने विभाजन के बारे में स्वयं का निर्णय लेगा, उसे किसे जाना है, किधर मतलब जाना है। NWF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कॉरिडोर, ठीक है, NWF की बात करेंगे, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल के सिलहट जिले, जनमत संग्रह द्वारा इन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। बंगाल का जो सिलहट जिला था वहां पे रेफरेंडम कराया जाएगा, वो जनता निर्णय लेगी कि उसको भारत में जाना है कि पाकिस्तान में जाना है, हालांकि दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस ने एकीकृत भारत को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें उनके सभी अन्य बिंदु भी पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार रियासतें स्वतंत्र नहीं होगी बल्कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होगी, ठीक है। मतलब रियासतें स्वतंत्र नहीं, या तो तुम भारत में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में शामिल हो, तुम स्वतंत्र नहीं रहोगे, ठीक है। बंगाल की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया, बंगाल स्वतंत्र नहीं होगा। हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय खारिज कर दिया गया, माउंटबेटन ने इस पर कांग्रेस का समर्थन किया, ठीक है। हैदराबाद पाकिस्तान में विलय चाहता था तो उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिलेगी। यदि विभाजन किया गया तो सीमा आयोग का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। और सीमा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो रेड क्लिफ को बनाया गया, ठीक है। किसका बनाया गया, रेड क्लिफ को सीमा आयोग का सदस्य बनाया गया, मतलब अध्यक्ष थे। रेड क्लिफ पेशा से क्या था, तो वकील था। मतलब सीमा को जो बांटने वाले लोग जो थे, ठीक है, उसका अध्यक्ष भी वकील था। भारत की तरफ से लोग जो उसके सदस्य बने तो वो भी वकील था। सर आवाज नहीं आ रही है सर। अभी जा रही क्या आवाज? जी सर आ रही है। वाईफाई चला जाता है ना, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो हम बता रहे थे, एक मिनट स्क्रीन को ऑन करता हूँ।
तो भारत पाकिस्तान को जो बंटवारा जो की गई थी, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगी, तो उसमें जो अध्यक्ष जो था, रेडक्लिफ जो था, वो पेशे से क्या था, तो पेशे से वकील था, ठीक है। और जो भारतीयों की तरफ से जो सदस्य जो चुने गए थे, या फिर बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से सदस्य जो थे, वो भी सबके सब वकील थे। मतलब सीमा बांटने की जिम्मेवारी उसको दी गई जिसको ज्योग्राफी का जीरो नॉलेज था, ठीक है, मतलब वकीलों को दी गई। तो देश का सीमा को किसने बांटा, तो देश को सीमा को वकीलों ने बांटा, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या था, लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया और पाकिस्तान के आकार को कम करने के लिए कांग्रेस की स्थिति पर विचार किया गया। माउंटबेटन के फार्मूले का उद्देश्य अधिकतम एकता बनाए रखते हुए भारत को मतलब क्या करना था, विभाजित करना था, ठीक है। साथ में क्या था, साथ में एकता बनाए रखना भी मतलब क्या था, तो उसी का कर्तव्य था, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सर वीडियो ऑन नहीं हुआ सर। तो बोले तो थोड़ा वेट करने के लिए, वाईफाई कनेक्ट होगा तब तो ऑन करूं मैं। ओके 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 सर। वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो लाइट कट जाने का थोड़ा समय लेता है फिर से ऑन होने में, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पे आपका भारत विभाजन हो जाता है, उसके बाद जो हम लोग जो टॉपिक जो पढ़ने वाला है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक आएगा, और डिफरेंट टॉपिक में हम लोग जो देखेंगे, सो इस पे बात करता हूँ। अब हो जाएगी अभी वीडियो, ठीक है। आप देखोगे भारत में सिविल सेवाओं का